प्रिय विद्यार्थियों, एनडीसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिनमें हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब हम उत्तर के विशाल मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तर के विशाल मैदान की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर का विशाल मैदान है, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, उत्तर के विशाल मैदान को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है, इसके निर्माण के चरण की प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो उत्तर का जो विशाल मैदान है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो उत्तर का विशाल मैदान है, इसे प्राचीनतम टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। किसका अवशेष माना जाता है? टेथिस सागर का। यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्राचीनतम कौन सी चट्टानों का अवशेष है, वो उत्तर के विशाल मैदान को माना गया है, तो ये टेथिस सागर है। हम उत्तर के विशाल मैदान की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर के विशाल मैदान के निर्माण में जो सर्वाधिक जो योगदान रहा, ये योगदान किसका रहा? तो हम बात करते हैं उत्तर के विशाल मैदान की। इस मैदान को हम गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जानते हैं। गंगा यमुना व ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदान के नाम से भी जानते हैं। उत्तर का विशाल मैदान गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र नदियों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्हीं नदी तंत्रों ने इस मैदान का निर्माण प्रमुख रूप से किया है। हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि उत्तर का विशाल मैदान है, इस उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण इससे पहले एक इंडो बर्मा नदी के नाम से हुआ था। इंडो बर्मा नदी है वो इसकी जगह प्रवाहित हुआ करती थी। यानी कि आज भारत जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है वो 4 भागों में 4 पर्वत श्रेणियों में विभाजित हो चुका है। लेकिन अगर हम जब ये शुरुआत में था तो दूसरे चरण में केवल एक ही नदी यहाँ पे प्रवाहित हुआ करती थी, जिसे इंडो बर्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ये इंडो बर्मा नदी है वो सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ये जो तीनों नदियाँ हैं, इन तीनों नदियों के संगम तक, यानी कि तीनों नदियों का जो अपवाह वाला क्षेत्र था, इन अपवाह वाले क्षेत्र में केवल एक ही नदी कहा जाता था, जिसे इंडो बर्मा नदी कहा जाता था। जैसे जैसे हिमालय का वर्गीकरण होता हुआ, हिमालय की अलग अलग जो श्रेणियां हैं इनका निर्माण होता गया, ये जो नदी तंत्र था ये 3 प्रमुख नदी तंत्रों में विभाजित हो गया। क्षेत्र वही है लेकिन 3 नदियों के रूप में प्रवाहित हो गया। एक सिंधु जो पश्चिमी क्षेत्र है, दूसरा गंगा जो मध्य क्षेत्र है, और तीसरा पूर्वी क्षेत्र जहाँ पे कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। अगर हम गंगा नदी की बात करते हैं, उत्तर के विशाल मैदान की बात करते हैं, तो ये विश्व के सबसे बड़े मैदानों में से एक है। सबसे बड़े जो नदी मैदान है उनमें से एक है। कौन सा मैदान? उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर का विशाल मैदान है, ये भारत के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये भारत के लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत के कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर हम इसे की बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं तो गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो लगभग 250 किलोमीटर से 400 किलोमीटर चौड़ा है। यानी कि उत्तर के विशाल मैदान की अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो ये 250 किलोमीटर से कितनी है? 400 किलोमीटर चौड़ाई है। लगभग 2000 किलोमीटर से अधिक इसकी लंबाई है। लंबाई कितनी है? लगभग 2000 किलोमीटर से अधिक इसकी लंबाई है। 250 से 400 किलोमीटर ये चौड़ा है। ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, इस उत्तर के विशाल मैदान के निर्माण की प्रमुख उत्पत्ति का प्रमुख जो श्रेय जाता है वो 2 पर्वत श्रेणियों को जाता है। यानी कि भारत के भौतिक प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं तो जब इंडियन प्लेट है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से, इंडियन ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी उनका जो इंडियन प्लेट का हिस्सा है, जब वो एशियन प्लेट से टकराता है तो उस समय एक पर्वतमाला का निर्माण होता है, उसे हम हिमालय पर्वतमाला बोलते हैं। तो भारत का ये जो भारतीय भौतिक प्रदेश है, इस भारतीय भौतिक प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, भारतीय भौतिक प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो भारत का ये जो भौतिक प्रदेश है, इस भौतिक प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो ये जो दक्षिणतम भाग है, दक्षिणतम जो भाग है, उस दक्षिणतम भाग की अगर हम बात करते हैं तो इस दक्षिणतम भाग में ये है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, ये कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला है।
ये कौन सी पर्वतमाला है? ये हिमालय पर्वतमाला है। इसके दक्षिण में इस साइड में जो पर्वतमाला है उसको दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। उसे किसके नाम से जानते हैं? उसे दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? उसे दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार यह है हिमालय पर्वत श्रृंखला। इन दोनों का मध्य वाला जो भाग है उसे उत्तर के विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। इसे किसके नाम से जानते हैं? उत्तर के विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। उत्तर के विशाल मैदान की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर का विशाल मैदान है ये भारत का एक प्रमुख भौतिक प्रदेश है। उत्तर का विशाल मैदान है ये भारत का एक प्रमुख भौतिक प्रदेश है। इस भौतिक प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? वो उत्तर का विशाल मैदान है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उत्तर का विशाल मैदान की, तो उत्तर का विशाल मैदान है इस मैदान के निर्माण के अंदर प्रमुख रूप से जिन नदियों का श्रेय जाता है वो 3 अपवाह तंत्र को जाता है, जिनमें गंगा नदी है, यमुना नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। इसके पश्चिम वाला भाग वो सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र है, जिसमें सिंधु की 5 जो सहायक नदियां हैं पंजाब हिमालय के अंदर जो पंजाब राज्य में जो प्रवाहित होती हैं, जिनके बारे में पंचनद के बारे में आपको बताया था, तो वो जो नदियां प्रवाहित होती हैं उनमें जैसे सिंधु की जो सहायक नदियां रावी, सतलज, व्यास, चेनाब और झेलम हैं वो प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि उत्तर का विशाल मैदान है इसे भौतिक रूप से 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर के विशाल मैदान को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका जो तल वाला क्षेत्र है उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। इसके निर्माण की प्रक्रिया की बात करते हैं तो भारत का सबसे प्राचीन नदी अपवाह तंत्र यानी कि हिमालय के अलावा दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली सभी नदियां, इन नदियों को प्राचीन नदियों में शामिल किया गया है। इन नदियों को कौन सी नदियों में शामिल किया गया है? इन नदियों को प्राचीन नदियों में शामिल किया गया है। प्राचीन नदी अपवाह तंत्र, इन सभी नदियों को कौन सी नदियों में शामिल किया गया है? इन सभी नदियों को प्राचीन नदी अपवाह तंत्र में शामिल किया गया है। इससे बहने वाली जैसी नदियां हैं, जैसे चंबल नदी है, सोन है, केन है, बेतवा है, यानी कि ये जो नदियां हैं जो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो ये भारत का एक प्राचीन अपवाह तंत्र है और ये भारत का सबसे नवीन अपवाह तंत्र है। सबसे नवीन अपवाह तंत्र कौन सा है? हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र है। हिमालय पर्वतीय तंत्र से बहने वाली अधिकांश नदियां हैं वो 12मासी नदियां हैं, क्योंकि ये नदियां न केवल वर्षा काल में अपवाहित होती हैं बल्कि इसके बाद में सर्दियों के अंदर भी या वर्षा के नहीं होने पर भी ये बर्फ के पिघलने के कारण ये नदियां हैं वो प्रमुख रूप से प्रवाहित होती रहती हैं। तो उत्तर के विशाल मैदान के निर्माण में सर्वाधिक जो योगदान रहा है वो इन्हीं 2 पर्वतीय प्रदेशों का रहा है, इन्हीं 2 भौतिक प्रदेशों का रहा है। हिमालय पर्वत से बहने वाली जो नदियाँ हैं अपने साथ में अवसाद लाकर और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली नदियाँ अपने साथ में अवसाद लाकर इन दोनों के मध्य कालांतर में जो एक सागर था उस सागर में लगातार ये अवसादों को जमा करती गई, जिसके कारण वर्तमान में किसका निर्माण हुआ? जिसके कारण वर्तमान में जो उत्तर का विशाल मैदान है इसका निर्माण हुआ। उत्तर के विशाल मैदान की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर का विशाल मैदान है, इसमें जो गाद की गहराई है, गाद यानी कि नदियों के द्वारा लाकर जो अवसाद जमा करवाए गए थे, इन अवसादों की गहराई की बात करते हैं तो इन अवसादों की गहराई 2000 मीटर से अधिक है। 2000 मीटर से अधिक है। इन अवसादों की गहराई कितनी है? 2000 मीटर से अधिक है। अब देखो, हिमालय से बहने वाली ये नदियां जब मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो ये 4 प्रकार के शिला करते हुए निर्माण करती हैं। एक है भाबर, दूसरा है तराई प्रदेश, तीसरा है खादर और चौथा है बांगर। यानी कि ये जो शब्दावली है, भाबर प्रदेश है, तराई प्रदेश है, खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश है, ये जो शब्दावली है इस शब्दावली का प्रयोग है वो कौन से भौतिक प्रदेश के लिए किया जाता है? इस शब्दावली का प्रयोग है वो उत्तर के विशाल मैदान के बारे में किया जाता है। तो भाबर की अगर हम बात करते हैं
तो यानी कि जब नदियां हैं वो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, कहाँ पे प्रवेश करती हैं? मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। तो जब ये नदियां मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो जहाँ पर ये नदियां मैदान में आती हैं, मैदान पर उतरते हैं, उस समय उससे पहले मैदान में प्रवेश करने वाले क्षेत्र में बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर हैं वो नदियों के द्वारा वहाँ पर लाकर पाट दिए जाते हैं, नदियों के द्वारा लाकर वहाँ पे जमा कर दिए जाते हैं। तो जहाँ पर ये अवसाद नदियों के द्वारा लाकर जमा कर दिए जाते हैं, इन अवसादों की अगर हम बात करते हैं जहाँ पर लाकर ये जमा कर दिए जाते हैं, तो जहाँ पर ये जमा कर दिए जाते हैं वहाँ पर ये नदियाँ बहती हुई दिखाई नहीं देती। वहाँ पर ये नदियाँ बहती हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो गोलास में जो पत्थर लाकर जमा करवाए जाते हैं उनका जो एक पर्वत सा यानी कि ढेर सा लग जाता है और ढेर के अंदर से प्रवाहित होती हैं। तो ऐसा क्षेत्र है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं, जहाँ पर नदियाँ क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं। यहाँ पर नदियाँ क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं। हिमालय का जो गिरिपद क्षेत्र है, हिमालय का जो गिरिपद क्षेत्र है, गिरिपद क्षेत्र यानी कि जहाँ पर नदियाँ मैदान में प्रवेश करती हैं, वहाँ पर लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तक यानी कि ये अवशेष पाए जाते हैं जहाँ पर नदियाँ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। इस 8 किलोमीटर से आगे दक्षिण में हम चलेंगे यानी कि मैदानी भाग की ओर चलेंगे, तो 8 से 16 किलोमीटर वाला जो भाग है उसको तराई प्रदेश के नाम से जानते हैं। 8 से 16 किलोमीटर वाला भाग है, इस किलोमीटर वाले भाग को किसके नाम से जानते हैं? इसको हम तराई प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? तराई प्रदेश के नाम से जानते हैं। तराई प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि तराई प्रदेश में नदियां पुनः दिखाई देती हैं, नदियां पुनः दिखाई देती हैं। यहाँ पर नदियां हैं वो दलदली रूप में पाई जाती हैं। यहाँ पर नदियां किसके रूप में पाई जाती हैं? दलदली रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पर सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी लंबाई काफ़ी अधिक होती है, जिनकी लंबाई है वो 50 से 150 मीटर तक होती है। यानी कि जो तराई प्रदेश है वहाँ पे दलदली क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पर नदियाँ हैं वो पुनः दिखाई देती हैं। यहाँ पर सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं और वृक्ष है इनकी लंबाई है वो कितनी होती है? वृक्षों की लंबाई है वो 50 से 150 मीटर तक होती है। वृक्षों की लंबाई कितनी होती है? 50 से 150 मीटर की होती है। तो भाबर प्रदेश जहाँ पर नदियाँ क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं। तराई प्रदेश वह भाग हो जाता है जहाँ पर नदियाँ पूर्ण दिखाई देती हैं। दलदली क्षेत्र होता है जहाँ पर सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्षों की जो लंबाई है वो 50 से 100 मीटर होती है। इसके बाद में खादर, यानी कि नदियाँ प्रतिवर्ष नए अवसाद जमा करती हैं। नदियाँ प्रतिवर्ष नए अवसाद जमा करती हैं। तो नदियाँ प्रतिवर्ष जहाँ नए अवसाद जमा करती हैं, इन नए अवसादों को किसके नाम से जाना जाता है? इन नए अवसादों को ही खादर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं बांगर की बात करते हैं, तो बांगर वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर नदियों के बाढ़ का पानी पहुँच नहीं पाता है, नदियों की बाढ़ का पानी पहुँच नहीं पाता है। जहाँ पर नदियों की बाढ़ का पानी पहुँच नहीं पाता है। कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं तो इन सभी भौतिक प्रदेशों को देखकर ये कहा जा सकता है कि निम्न में से असुमेलित कौन सा है, या सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें चारों तरफ एक तरफ आपको भाबर, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश और बांगर दिए जा सकते हैं, दूसरी तरफ इनकी विशेषता दी जा सकती है। जैसे भाबर प्रदेश है वहाँ पर अवसादों के जमाव के कारण नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, इनकी नदियाँ बहती हुई दिखाई नहीं देती। इसके विपरीत अगर हम तराई प्रदेश की बात करते हैं तो तराई प्रदेश जो है हिमालय पर्वत के गिरिपद क्षेत्र से 8 से 16 किलोमीटर की दूरी वाला भाग होता है और यहाँ पर नदियाँ पुनः दिखाई देने लग जाती है। दलदली क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं और इन वृक्षों की जो लंबाई है वो 50 से 150 मीटर तक होती है। इसके बाद में खादर प्रदेश, ये नदी के जो मैदान है उत्तर का विशाल मैदान, उसकी प्रमुख विशेषता है। खादर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर खादर प्रदेश उन क्षेत्रों का कहा जाता है जहाँ पर नदियाँ प्रतिवर्ष अपने अवसाद लाकर जमा करती हैं। इनकी नवीन जलोढ़ निक्षेपों को किसके नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से जाना जाता है। और बांगर यानी कि जहाँ पर नदियों का जल नहीं पहुँच पाता है, जहाँ पर प्राचीनतम जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं, उसे किसके नाम से जाना जाता है?
बांगर के नाम से जाना जाता है। तो जैसे जैसे हम हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र से मैदान के अंतिम भागों की ओर जाते जाते हैं, इस प्रकार से ये जो 4 भौतिक प्रदेश हैं, भौतिक विशेषताएं हैं, वो हमें उत्तर के विशाल मैदान में देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो उत्तर का विशाल मैदान है, इसका जो उत्तरी क्षेत्र है, उस उत्तरी क्षेत्र में अनेक दोआब पाए जाते हैं। उत्तरी जो क्षेत्र है उसमें अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं, दोआब पाए जाते हैं। दोआब किससे कहते हैं? जैसे आपको पंजाब बताया था, पंजाब यानी कि 5 नदियों, वह क्षेत्र जहाँ पर 5 नदियाँ प्रवाहित होती हैं, यहाँ पर 5 नदियाँ प्रवाहित होती हैं, उसे क्या कहा जाता है, पंजाब कहा जाता है। यहाँ पर हम दोआब के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, दोआब के बारे में अध्ययन करेंगे। दोआब किससे कहते हैं? 2 नदियों के बीच का भाग, 2 नदियों के अफवाह के मध्य का भाग क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। अब हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दोआबों के बारे में अध्ययन करेंगे। उन दोआबों से संबंधित है वो क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे पहला दोआब है, हम उसकी बात करते हैं, सिंधु सागर दोआब। पहला दोआब कौन सा है? सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर दोआब की अगर हम बात करते हैं तो सिंधु और जो झेलम नदी है, सिंधु और झेलम नदी है, सिंधु की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? जो सबसे उत्तर में भारत में मिलने वाली नदी है वो कौन सी है? झेलम नदी है। झेलम नदी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये सर्पिलाकार में बहती है, यानी कि सर्पिलाकार जो प्रतिरूप है नदियों में, उसका निर्माण कौन सी नदी करती है? सिंधु की सहायक नदियों में, तो वो झेलम नदी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की जो सबसे बड़ी झील है भारत की, मीठे पानी की वुलर झील, उसका निर्माण, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, जिसका निर्माण कौन सी नदी के द्वारा किया गया है? झेलम नदी के द्वारा किया गया है। ये एक गोखुर झील है। ये कैसी झील है? गोखुर झील है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है, वो भी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। हम दोआबों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। 2 नदियों के अफवाह के मध्य वाला जो भाग है उसे क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। सबसे पहला जो दोआब है उत्तर के विशाल मैदान में, वो है सिंधु सागर का दोआब, सिंधु सागर दोआब। और सिंधु सागर दोआब है, ये 2 नदियों के मध्य है, सिंधु एवं झेलम नदियों के मध्य है। दूसरे की बात करते हैं तो चेज दोआब। दूसरा जो दोआब है वो कौन सा है? वो है चेज दोआब। चेज दोआब की अगर हम बात करते हैं तो ये जो दोआब है वो चेनाब एवं झेलम नदियों के मध्य वाला भूभाग है, उसको कहा जाता है। चेनाब एवं झेलम नदियां हैं, इन झेलम नदियों के मध्य वाला जो दोआब है उसे किसके नाम से जाना जाता है? उसे चेज दोआब के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगला जो दोआब है वो है रेचना, रेचना दोआब। रेचना दोआब की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सी 2 नदियों के भूभाग को रेचना दोआब के नाम से जाना जाता है? इसमें पहली नदी है रावी नदी और दूसरी है चेनाब नदी। यानी कि रावी और चेनाब नदियों के मध्य वाला जो भूभाग है उसे किसके नाम से जाना जाता है? इसे रेचना दोआब के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये सभी जो दोआब हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। इनका क्रम भी पूछा जा सकता है, यानी कि उत्तर के विशाल मैदान में, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर दोआबों का क्रम लिखिए तो सबसे उत्तर में कौन सा है? सिंधु सागर दोआब है, उसके बाद में चेज दोआब, फिर रेचना दोआब। इसके बाद में हम बारी दोआब की बात करते हैं। अगला कौन सा है? बारी दोआब। बारी दोआब की हम बात करते हैं तो यह व्यास एवं रावी जो नदियां हैं इनके मध्य वाले भाग को किसके नाम से जाना जाता है? इससे बारी दोआब के नाम से जाना जाता है। और 5वां जो दोआब है उसे वित्स के नाम से जाना जाता है, वित्स दोआब, वित्स दोआब। और वित्स दोआब की अगर हम बात करते हैं तो यह व्यास एवं सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है। व्यास एवं सतलज नदियों के मध्य से निर्मित जो दोआब है उसे किसके नाम से जानते हैं? उसे
वित्स दोआब के नाम से जानते हैं। इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि रेशना दोआब का निर्माण किससे हुआ है, कौन सी नदियों के मिलने से हुआ है, बारी दोआब का निर्माण किससे हुआ है। तो इनमें सबसे पहले हमें बात करना है कि हम इनको याद कैसे करें या किस प्रकार से हमें पता चले कि कौन सा सुमेलित है या नहीं है। तो जिस प्रकार से इनके नाम दिए हुए हैं उन्हीं से हमें पता चलता है। जैसे सिंधु सागर दोआब है, इसमें हमें पता होना चाहिए कि पहली जो नदी है वो कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। जैसे दो नदियों के मिलने से हुआ, सिंधु एवं झेलम नदियों के मिलने से हुआ। हमें सिंधु नदी क्षेत्र के बारे में ध्यान रखना है कि सिंधु नदी का उद्गम यहाँ से होता है, तो सबसे उत्तर की तरफ जो नदी है वो है सिंधु। सिंधु के बाद में अगली जो नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, जम्मू कश्मीर की राजधानी होती है, वो है झेलम। कौन सी है, झेलम। झेलम के बाद में जो नदी यहाँ से प्रवाहित होती है वो है चेनाब। कौन सी नदी है, चेनाब। चेनाब के बाद में जो नदी यहाँ से प्रवाहित होती है वो नदी कौन सी है, वो है व्यास। और व्यास के बाद में जो नदी प्रवाहित होती है वो कौन सी है, सतलज नदी। सतलज और व्यास से हरिके बैराज नामक बांध पे एक जगह मिलती हैं, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई है। तो आपस में ये सभी नदी यानी कि पंचनद है, वो पंच नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है, पंचनद है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी की सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। और यहाँ पे दोआबों का निर्माण करने वाली ये सभी नदियाँ हैं। उत्तर से जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ जाते आएंगे, पहला है सिंधु नदी, तो सिंधु सागर दोआब, फिर है झेलम, चेनाब, व्यास, सतलज। तो सिंधु सागर दोआब है, इसमें दो नदियाँ हैं, पहली सिंधु है और दूसरी है झेलम नदी। दूसरी है चेज दोआब। चेज दोआब की अगर हम बात करते हैं तो चेज से स्टार्ट हो रहा है, मतलब पहली नदी कौन सी है, चेनाब, और जैसे हो जाएगा झेलम नदी, यानी कि इसी में इनका नाम दे रखा है। दूसरा है तीसरा है रेचना दोआब। रेचना दोआब की अगर हम बात करते हैं, रे से स्टार्ट है, तो पहली नदी कौन सी है, रावी नदी, और चना यानी कि चेनाब नदी इन्हीं के अंदर है। इससे अगला है बारी दोआब। बारी दोआब की अगर हम बात करते हैं तो पहला नाम बापे है यानी कि व्यास नदी, और दूसरा है री यानी कि रावी नदी। ऐसे ही अंतिम जो है वो है वित्स दोआब। वित्स में विष से तात्पर्य है व्यास नदी, विष से तात्पर्य कौन सा है, व्यास नदी, और स से कौन सी नदी हो जाएगी, सतलज नदी। इस आधार पर प्यारे विद्यार्थियों, आप इन जो ये नाम दे रखे हैं दोआबों के, इनके आधार पर ही आप कौन सी नदियों के मध्य वाले भाग को इस दोआब के नाम से जाना जाता है आसानी से पढ़ सकते हैं। तो सिंधु सागर दोआब सिंधु झेलम नदियों के मध्य बना है। चेज जो दोआब है चेनाब रावी नदियों के मध्य, चेनाब झेलम नदियों के मध्य बना हुआ है। ऐसे रेसना दोआब है, इसका विस्तार रावी एवं चेनाब नदियाँ हैं इनके मध्य है। ऐसे बारी दोआब है, इसका विस्तार है वो व्यास और रावी नदियों के मध्य है। ऐसे वित्स दोआब है, इसका विस्तार कौन सी दो नदियों के मध्य है, व्यास एवं सतलज नदियों के मध्य है। तो ऐसी स्थिति में ये भी आपको पूछा जा सकता है। झेलम नदी की विशेषताएं आपको बताई, श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। सर्पिलाकार इसका अफवाह है प्रतिरूप है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और कौन सी नदी के द्वारा निर्मित है, झेलम नदी के द्वारा। और ये किस प्रकार की झील है, ये गोखुर झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील है, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कहाँ पे स्थित है, यूएसए में, कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो महान झील क्षेत्र है, इस महान झील क्षेत्र के अंदर यह झील यह है वो प्रमुख रूप से स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आगे हम अध्ययन करेंगे कि उत्तर का जो विशाल मैदान है इसको प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 प्रकार कौन से हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने उत्तर के विशाल मैदान को प्रमुख रूप से भौतिक प्रदेशों में बांटा, जो भौतिक विशेषताएं आपको एग्जाम में पूछी जाती है, जिनमें आपको भाबर, तराई, खादर एवं बांगर के बारे में बताया। ये भी आपको सम्मिलित करने वाला है, सीधा क्वेश्चन किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी दोआब, यानी कि जो कंपटीशन एग्जाम है, हम एसएससी लेवल की तैयारी करते हैं तो दोआब है, इन दोआबों में से किसी एक दोआब के बारे में या दोआब से सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भली भांति प्रकार से आपको, यानी कि प्रत्येक जो दोआब का नाम है उसी में उस नदी का नाम भी छुपा हुआ है, जिन नदियों से इनका निर्माण हुआ है। सिंधु सागर में सिंधु और झेलम, चेनाब में चेनाब और झेलम, रेसना में रावी और चेनाब, बारी में व्यास और रावी, और वित्स में व्यास और सतलज। तो ये प्रमुख दोआब क्षेत्र थे। इसके बाद में हम उत्तर के विशाल मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे कि उत्तर का विशाल मैदान है, इसे प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है अध्ययन के आधार पर, उसको समझने के लिए। उत्तर का विशाल मैदान की अगर हम बात करते हैं तो ये विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला
यानी कि सर्वाधिक आबादी अगर किसी मैदानी भाग की है तो वो उत्तर का विशाल मैदान है। इसके अलावा देखा जाए ये जो विशाल मैदान वाला जो क्षेत्र है वो आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से भी ये जनसंख्या का क्षेत्र रहा है, क्योंकि भारत की जो प्राचीनतम सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो उसका निर्माण यहीं पर हुआ है। यहाँ पर उत्तर के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें एक है ट्रांस गंगा का मैदान। उत्तर का जो विशाल मैदान है, इस उत्तर के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। एक है ट्रांस गंगा का मैदान, पहला कौन सा है? ट्रांस गंगा का मैदान। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा है गंगा का मैदान। एक ट्रांस गंगा का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान, तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान, और चौथा है पश्चिमी थार रेगिस्तान का मैदान। तीसरा है पश्चिमी राजस्थान का मैदान। इनके भारत के भौतिक प्रदेशों में जो उत्तर का विशाल मैदान है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश था, इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के समांतर अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद में जो इस मैदान का जो विस्तार किया है धन के आधार पर, उसको हम देखा जाए तो राजस्थान राज्य का जो पूर्वी मैदानी भाग है उसको भी इसी में शामिल किया गया है। यहाँ पर इसका जो सबसे पूर्वी भाग है वो यहाँ पर माना गया है ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान को। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम यहाँ से सुमांगडुंग हिमदत से होता है और ये भारत में प्रवाहित करती हुई एक तंग गाज का निर्माण करते हुए अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर भारत में प्रवेश करती है। और विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है जिसे माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसे किसके नाम से जाना जाता है? माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये कौन सी नदी पे स्थित है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। और ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ये भारत के असम राज्य में स्थित है। भारत के कौन से राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि असम के कौन से जिले में स्थित है, तो उस जिला का नाम है जोराहट। इनकी जोराहट जिला है, वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। वो कौन सी नदी में स्थित है? वो द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। इसके मध्य वाला जो भाग है ये है गंगा का मैदान। ये ट्रांस गंगा का मैदान। इसके अलावा ये जो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला के जो पूर्वी की तरफ जो राजस्थान का मैदानी भाग है, इसे राजस्थान के मैदान के नाम से जाना जाता है, जिसे भी किस में शामिल किया गया है? इसे भी उत्तर के विशाल मैदान में शामिल किया गया है। तो हम इन 4 भौतिक प्रदेशों के बारे में जो इनका भौतिक विभाजन किया गया है, ट्रांस गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, पश्चिमी राजस्थान का मैदान है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे गंगा के मैदान के बारे में। तो इसके बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।